तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आज फिर से उपस्थित हूँ 2020 के पूर्व के प्रश्नों को लेकर। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को हम। 2020 में 60 प्रश्न पूछे गए थे। पहले 50 में 50 करना होता था। 2020 में जब न्यू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से शायद पहले ही कर दिया गया था वो 60 में 50 क्वेश्चन। और 2021 से जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई तो एग्जाम परीक्षा को और हल्का करके एग्जामिनेशन को हॉल और ईजी कर दिया गया। 100 में से अब आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने होते थे। चलिए, तो इस श्रृंखला में आपको 2020 में 60 प्रश्न पूछे गए। उन 60 प्रश्नों को देखते हैं कैसा है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपना पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता। इस पे हम कितनी बार दोनों दोनों सेशन में इस पे हमने काफ़ी बात की हुई है। दो दो बार 3 3 बार बात। नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, हमने इस पे काफ़ी बात की हुई है। फिर से एक बार देखते हैं कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। तो बहुत अच्छे से बात की कि कैश इक्विवेलेंट हम किसको कंसीडर करते हैं। देखिए दोस्तों, चूंकि ये क्लासरूम नहीं है, जब इसीलिए जब तक आप तीनों वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, हर में एक दो प्रश्न तो ऐसा आता ही है इस पे। इसीलिए आज विशेष मैं इस पे रख रहा हूँ कि कैश इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। इस पे हमने बात की है कि शॉर्ट टर्म हो। भाषा के तौर पे देखें तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहेंगे, कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। इसके लिए हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी देखा था। कौन सा था? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसकी जो परिभाषा बताई गई है, कैश और कैश इक्विवेलेंट हम किसको मानेंगे, रोकड़ तुल्य किसको मानते हैं, वो कहाँ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है? के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कोई कुछ भी हो जो कैश में बदल जाए, 3 मंथ्स के अंदर कैश में परिवर्तित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। इसमें एक और चीज़ है। एक और चीज़ क्या है? तो जब हम कैश में बदलने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई रिस्क नहीं होगा। और दूसरा, बिना वैल्यू चेंज के। और ये 3 कंडीशंस पूरा कर दे कि 3 मंथ्स के अंदर कैश में बदल जाए जिसमें कोई रिस्क नहीं हो और उसके वैल्यू में कोई चेंज ना आए, तब हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? कैश इक्विवेलेंट। किसके अनुरूप हम ये कंसीडर कर रहे हैं? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इस पर हमने बात की हुई है कि जो कैश इक्विवेलेंट किसको मानेंगे, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा, कितना सारा पॉइंट क्लियर हो रहा है। कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड जितना भी प्रश्न आएगा आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, कैश इक्विवेलेंट पे अगर लिखने के लिए आ जाए कि कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, वो भी आप लिख लेंगे इस पर कि कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है जो 3 महीने के अंदर कैश में बदल जाए, जिसमें कोई रिस्क नहीं हो, बिना वैल्यू चेंज के। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। फिर से एक अगर 4 5 नंबर का है तो फिर एक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, फिर इन 3 पॉइंट को रखेंगे, फिर इसको इलेबरेट कर देंगे थोड़ा सा, तो हमारा काम बन जाएगा अकाउंटिंग के क्षेत्र में। फिर क्या इससे बेनिफिट हो सकता है? कैश इक्विवेलेंट पहचानने के लिए आ जाए तो हम इतना सारा प्रश्न तो कर ही रहे हैं, आप वहाँ से भी पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा। निम्न में से कौन सा मद कैश रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है? तो जो 3 मंथ्स के अंदर कैश में नहीं बदलेगा उसको हम रोकड़ तुल्य नहीं मानेंगे। सबसे पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट। यही कंफ्यूजिंग है, इस पर हमने बात की हुई है। किसी किसी में हम इसको बैंक ओवरड्राफ्ट को मानते हैं, किसी में नहीं मानते। किसी केस में इसको हम रोकड़ तुल्य मानते हैं, किसी केस में नहीं मानते हैं। कब मानते हैं तो इस पर हमने बात की हुई है। कब नहीं मानते इस पर भी हमने बात की हुई है 19 के प्रश्नों में। आप इसको एक बार जाके वहाँ देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए हमने बात की हुई है कि ये पेएबल ऑन डिमांड होता है। वर्किंग कैपिटल में जब CFS बनाते हैं तो वर्किंग कैपिटल में यूज ऑफ कैश के रूप में इसको हम घटाते हैं। ये सारा हमने इस पर बात की है, तब वहाँ जाके देख लीजिएगा। तभी इसको रोकते हैं कि इस प्रश्न में इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इस पर मैंने पिछली बार भी कहा था कि मानेंगे या नहीं मानेंगे। देखिए, पिछली बार भी कहा था कि ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी रोकते हैं, इसको है या नहीं है।
व्यापारिक विपत्र, ऐसा नहीं कि आप बिना ऑप्शन पढ़े बैंक ओवरड्राफ्ट देखो सीधा ही इसको कर दो कि इसको नहीं मानते, नहीं, जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम तब तक कंसीडर नहीं करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अभी रुकते हैं इसको। व्यापारिक विपत्र जिससे बात की हुई कमर्शियल पेपर्स क्या होता है, ये बैंक ओवर कैश इक्विवेलेंट है। ट्रेजरी बिल ये भी कैश इक्विवेलेंट है। विनियोग ये नहीं है कैश इक्विवेलेंट, क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स के अंदर आप उसको कैश में बदल नहीं सकते हो। हाँ, अगर यहाँ लिखा रहता, अगर ये ऑप्शन है तो हम किसको मानेंगे रोकड़ तुल्य नहीं है? इन्वेस्टमेंट। अगर इसी के पीछे हम लिख दे शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, तब ये भी कैश इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तब हम किसको ले लेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट को ले लेंगे कि ये कैश इक्विवेलेंट, इसको तब हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसीलिए मैं दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस तरह के प्रश्नों को पूरे ऑप्शंस के साथ धैर्य के साथ बनाना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है। मतलब क्या हुआ, हमने प्लांट एंड मशीनरी लिया, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आया, जिसके बदले में हमने दिया क्या उन्हें? इशू कर दिया उनको। यहाँ पे हमने कैश दिया क्या? कैश का आउटफ्लो हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ? कैश इनफ्लो हुआ क्या? नहीं हुआ। कैश का आउटफ्लो भी हुआ क्या? ना, यहाँ पे नो कैश इनफ्लो एंड नो कैश आउटफ्लो, क्योंकि यहाँ पे हम एक सामान ले रहे हैं और एक सामान दूसरा सामान उसको हम दे रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास आ रहा है और हमारे पास से शेयर जा रहा है। इसमें कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, बस हम यहाँ पे कह रहे हैं एक वस्तु ले रहे हैं, दूसरी वस्तु उसको हम दे रहे हैं। एसेट ले रहे हैं, एसेट के बदले हम उन्हें क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। इसको हम नॉन कैश आइटम में रखते हैं। हमने इस पर बात की कि गैर रोकड़ मद क्या होता है, मतलब ऐसा आइटम जिसमें हम कैश का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये नॉन कैश आइटम है। ये सीएफएस में इसको हम नहीं दर्शाते। हम सीएफएस में कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसको रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ से ही शुरू हो रहा है, कैश से ही। वैसे ट्रांजेक्शन को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दर्शाते हैं जो रोकड़ से रिलेटेड हो, जिसमें कैश का इनफ्लो हो या कैश का आउटफ्लो हो। किसी भी वजह से हमारे पास कैश आए या किसी भी वजह से हमारे पास कैश हमारे पास से जाए, तो हम उसको यहाँ दर्शाते हैं। में ना इधर कैश का इनफ्लो हो रहा है, ना इधर नॉर आउटफ्लो, कोई कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं अब क्या हो रहा है इसमें। प्लांट, अब प्रश्न के ऑप्शंस पे आते हैं। प्रश्न क्या है? प्लांट एंड मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का जो शेयर इशू है, अंशों का निर्गमन क्या क्या है? ब्रोकर का अंतर्वाह नहीं, कैश तो ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, दोनों काट दिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए देख रहे हैं, ना इधर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, हाँ बिल्कुल, ना तो इनफ्लो है ना तो आउटफ्लो है। हम हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 का सी। समविच्छेद बिंदु किसे, समविच्छेद बिंदु को कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं जहां बीईपी का मतलब है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस। सेल का ऐसा पॉइंट, किसका पॉइंट? विक्रय का। विक्रय का वह बिंदु जहां पे हमें ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, जहां पे आकर क्या हो जाता है, जहां पर आकर जो है आपका विक्रय जो है आपके टोटल सेल के, टोटल कॉस्ट जो है आपके टोटल सेल के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एकदम इक्वल आ जाता है। तो उसको हम कहाँ रखते हैं? हम बीईपी बोलते हैं। वहां पे हमको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ये क्या आप कहलाता है? ये एक तरह से सेफ जोन है। बिजनेस का ये क्या है? सेफ जोन ऑफ बिजनेस है। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट में? मतलब आपने जितना लागत लगाया है, टोटल कॉस्ट, वो जो है टोटल सेल के बराबर हो चुका है। मतलब आपका कॉस्ट यहाँ रिकवर हो गया। यहाँ पे अगर इस पे ही व्यापार रह जाए, इतना ही सेल हो, बी पे ही हम रह जाए, तो कहने का तात्पर्य है यहाँ हमको ना तो लाभ होने जा रहा है और ना ही हानि होने जा रहा है। ये हम किस जोन में है? सेफ जोन में है। इससे कम रह जाएगा तो लॉस, बीपी से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट। चलिए अब देखते हैं कि किस बिंदु को कहेंगे ऑप्शन के अनुसार। कॉस्ट आर मोर देन टोटल एसेट्स, नहीं मोर देन तो होगा नहीं, ज़्यादा तो हो नहीं रहा है, हमें तो इक्वल देखना है। इक्वल है किसके? टोटल कॉस्ट
इक्वल किसके है? टोटल सेल के। लेस नहीं, टोटल सेल से कम है नहीं, ये भी नहीं होगा। टोटल कॉस्ट आर हाफ ऑफ, हाफ तो होगा ही नहीं भैया, हाफ की तो बात ही नहीं है। टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू सेल्स, हाँ ये सही है। टोटल कॉस्ट यहाँ क्या है? सेल के बराबर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्थिति विवरण क्या दर्शाता है? हमने बात की फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दर्शाएगा? स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट हमारा क्या दर्शाता है? किसी भी चीज़ का वित्तीय पोजीशन हमारा, उसका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट क्या बताता है? किसी भी व्यवसाय का वित्तीय स्थिति, उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? बैलेंस शीट उसका स्थिति विवरण बताता है। एक तरह से कहे तो किसी भी व्यवसाय का जो है उसकी कितनी औकात है, अगर हम सामान्य भाषा में कहें, ताकि ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये, कि उसकी कितनी औकात है उस बिजनेस का, उसके पास मतलब मीन्स उसके पास कितना एसेट है और कितनी उसके पास लायबिलिटी है, उसके पास कितना कैपिटल है, उसके पास कितना लोन है। इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? किसी व्यवसाय की उसके बैलेंस शीट से मिलती है। तो बैलेंस शीट क्या दर्शा रहा है? उसका फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है। उसका कब बताता है? किसी स्पेसिफिक डेट पे बताता है। स्पेसिफिक डेट मतलब हम 31 मार्च को रेडी कर रहे हैं, या फिर किसी विशेष परिस्थिति के कारण हम 31 दिसंबर को कर लिए। फिर जब भी ऐसा कोई आदेश आ जाए तो किसी स्पेसिफिक डेट पे, किसी दिए हुए समय पे हम क्या करता है? बैलेंस शीट उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा? एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, पीएल, ये तो पीएल से पता चलेगा, फिनेंशियल पोजीशन, हाँ यही है हमारा आंसर। ये स्थिति विवरण क्या दर्शाएगा? किसी भी चीज़ का फाइनेंशियल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये कितना बोनस वाला क्वेश्चन है। 12% पूर्वाधिकार अंश में 12% क्या है? तो हमने बात की हुई है, 12% लगा हुआ है, यानी कि 12% उसको लाभांश देना है। ये लाभांश की दर है। 12% अगर यही डिबेंचर होता है तो डिबेंचर पे हम क्या देते हैं? उसको ब्याज देते हैं। और ये लाभांश है, दोनों में क्या अंतर है? तब हमें लाभ में से, ये लाभ पर ये प्रभार होता है, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ये लाभ पर प्रभार होता है, लाभ पर चार्ज होता है। इस पे क्यों चार्ज होता है, इस पे भी हमने बात की हुई है। तो जब पूर्वाधिकार अंश है तो इस पे हम क्या देते हैं? लाभांश की दर देते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है? मेनली यही अंतर है कि इस पे जो है लाभांश की दर निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है। इस पे सर्टेन नहीं है, जबकि इस पे हमें पहले से पता होता है कितना हमें लाभांश मिलने वाला है। 12%, 8%, 15%, पहले से पता होता है इतना हमें मिलना है। इसीलिए इसको हम पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश पे हमें क्या प्राप्त होता है? ब्याज नहीं प्राप्त होता है, हमें डिविडेंड ही मिलता है। लेकिन ये समता अंशधारियों से पहले प्राप्त होता ही नहीं। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, इस पर कितनी बार बात की। कोई भी एनपीओ बनाएगी आय व्यय खाता। एनपीओ क्या बनाती है? एनपीओ मेनली 3 अकाउंट बनाती है। सामान्यतः देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आय व्यय खाता कौन बना रहा है? पार्टनरशिप फर्म नहीं, बैंक नहीं, क्लब बनाती है। क्लब को हम एनपीओ में कंसीडर करते हैं, कंपनी नहीं। चलिए नेक्स्ट। साझेदारी फॉर्म में अधिकतर साझेदारों की संख्या, इस दोस्तों जब ये प्रश्न आया था 2021 में तो हम वहाँ उस समय 20 था। लेकिन अब कैसा प्रश्न आएगा? अब प्रश्न आता है तो ये संख्या, अधिकतम संख्या जो है 50 पे आ जाएंगे। मैक्सिमम पार्टनर हमारा कितना हो जाएगा किसी पार्टनरशिप फॉर्म में? 50। हम इस संख्या को अब 50 कंसीडर करेंगे। ये कहाँ से हमें मिलता है? ये जो है कहाँ से पता चलता है? ये इसका जो उल्लेख पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है, इसका उल्लेख है कंपनी एक्ट, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट कहिए इसको, कंपनी एक्ट नहीं, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में पार्टनरशिप की जो अधिकतम संख्या है वो 50 निर्धारित कर दी गई थी। उसी प्रकार से किसी प्राइवेट कंपनी में कितनी है? तो वो 200। नेक्स्ट। इन साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है, कितना इजी क्वेश्चन है। 1/3, 1/3, 1/3, यही तीनों में हमें इक्वल दिख रहा है, देख लीजिए। 1/3 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/3, 3 3 3 गायब, कितना हो गया इक्वल अनुपात?
निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है? इस पे भी हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है कि कौन कि वित्तीय वित्तीय फाइनेंस में हमारे पास 4 प्रकार के अनुपात हैं: लाभदायकता अनुपात, तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, और एक और हमने बात की थी शोधन क्षमता अनुपात। तो लाभदायकता अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं है? प्रॉफिट रेशियो, नाम में ही प्रॉफिट है, लाभदायकता से रिलेटेड है, तो ये है नेट प्रॉफिट रेशियो। ये भी है करेंट रेशियो, इस पे हमने बात की हुई कि कौन सा है, ये तरलता अनुपात के अंतर्गत आता है। लिक्विडिटी रेशियो है, ये बताता है हमें। करेंट रेशियो क्या बताता है? लिक्विडिटी मेजर करता है किसी कंपनी का, जिसके लिए तरलता निकाल निकाल रहे हैं, ये वहाँ का लिक्विडिटी मेजर करता है। इसका प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? नहीं है इसमें करेंट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, हाँ ये भी है, तरल लाभदायकता अनुपात से रिलेटेड है। साझेदारी समझौता हो सकता है, कैन बी। पार्टनरशिप कैन बी जो है ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है। इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट कोई बाउंड नहीं करता है कि आप लिखित ही बनाइए या मौखिक रखिए, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। आप चाहते हैं कि कोई विवाद ना हो तो हम रिटन रखते हैं, जब चाहते हैं विवाद हो, हालांकि उनका उद्देश्य नहीं होता है, जब विश्वास रहता है तो हम लोग ओरल भी कर लिए, बाद में जाके वो फिर झगड़ा का कारण बनता है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि सजेस्ट करता है कि हमें लिखित रूप से रखना चाहिए, क्योंकि लिखंत के सामने बकंत की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो साझेदारी समझौता हमारे लिए क्या है? यह लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। सिंकिंग फंड हिस्सा है, इस पे भी हमने बात की हुई है। देखिए 11 प्रश्न अभी तक हैं, जिसमें से 4-5 प्रश्न तो पिछले 2 वर्षों से ही रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हैं। तो जब हम 5-6 वर्षों के प्रश्न कर लेंगे तो क्या इससे हमारा 50 प्रश्न नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। उसके साथ साथ हम कंसेप्ट भी कर रहे हैं। सिंकिंग फंड के बारे में हमने बात की हुई है कि क्या एक प्रकार का स्पेशल फंड है, विशेष फंड है। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इसका इनकम इसी में ऐड करते हैं, इसका जो भी एक्सपेंस है इसी से ले। ये बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि आपके दिमाग में ये छप जाए कि जैसे ही आप विशेष फंड के बारे में सुने तो उसका कोई इंटरेस्ट है उसी में जोड़ दें, उसका कोई एक्सपेंस है वहीं से लेस कर दें। फंड क्या है? एक प्रकार का विशेष फंड है। इसको हम कहाँ दर्शाते हैं? बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेड में इसको हम दर्शाते हैं। एक्चुअल में ये होता क्या है सिंकिंग फंड? विशेष फंड तो है सर, इसका ट्रीटमेंट भी समझ गए, लेकिन ये बताइए समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या? तो सिंकिंग फंड हम क्यों बनाते हैं? सिंकिंग फंड बनाने का मेनली रीजन होता है कि भविष्य में हमें कोई लोन चुकाना, या फिर किसी एसेट को बाई करना हो, या फिर किसी एसेट को रिप्लेस करना हो। समझ नहीं आया? बताइए क्या है, तो समझिए क्या है। मतलब हम क्या करते हैं कि हम कुछ लाभ कमा रहे हैं, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हिस्सा निकाल कर हम कहीं जमा करते हैं, जिसका नाम है सिंकिंग फंड। इसमें कुछ पैसा हम जमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि भविष्य में हमारे पास कोई लोन है उसका पेमेंट कर दें, होगा तो बनाएंगे, और नहीं तो किसी एसेट को हमें रिप्लेस करना है तो वो पैसा जमा हो जाए, जैसे ही वो एसेट खत्म हो हम इस पैसे से क्या करें, ये एसेट लाकर रख दें, इसीलिए बनाते हैं। वो आपको समझ में आ गया होगा। सिंकिंग फंड कोई लायबिलिटी नहीं है, तो यह कोई लायबिलिटी नहीं है, यह बस क्या है कि हम प्रॉफिट से एक अलग हिस्सा बना रहे हैं, प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल के एक रिजर्व बना रहे हैं। इसीलिए हम इसको कहाँ दर्शाते हैं? बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस शीट में। देखिए अब आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। सिंकिंग फंड हिस्सा है, किसका हिस्सा है? फिक्स्ड लायबिलिटीज का। लायबिलिटी तो है नहीं, अभी हमने कहा कि लायबिलिटी नहीं है। जब लायबिलिटी नहीं है तो ना फिक्स्ड होगा ना करेंट होगा। एसेट, एसेट भी नहीं है। यह क्या है? तो रिजर्व एंड सरप्लस है इसमें एक, यह एक रिजर्व है। तो कहाँ दर्शाते हैं इसको हम? रिजर्व एंड सरप्लस में। साझेदारों का दायित्व होता है, इस पे हमने कितनी बार बात की हुई है कि असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उनकी, पार्टनर्स की। अब यहाँ समझते हैं असीमित कहने का मतलब क्या होता है। वही कंपनी के जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनका जो दायित्व है लिमिटेड होता है, सीमित होता है, लिमिटेड है।
और यहाँ अनलिमिटेड है। तो क्यों अनलिमिटेड यहाँ कहने का मतलब क्या होता है? यहाँ अनलिमिटेड असीमित कहने का मतलब है कि अगर फर्म को लॉस हुआ, फर्म अगर कोई लॉस करती है या डेप्ट में चली जाती है, फर्म को अगर लॉस हो जाता है तो फर्म को उस लॉस या डेप्ट की भरपाई करने के लिए जो इसके पार्टनर हैं उनको अपनी निजी कर सकती है। मतलब इस लॉस या डेप्ट के लिए किसी भी पार्टनर की निजी संपत्ति भी जिम्मेदार है। इसीलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि असीमित दायित्व होता है इनका। क्यों कह रहे हैं असीमित? समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप याद रखिए। एक ये वहाँ उदाहरण दिया था मैंने, आपका दुकान है, आप अपने दुकान पे क्या करेंगे? सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उस केस से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो अगर अकाउंटिंग की दिशा में हम क्या बात कर रहे हैं, तो यही बात कर रहे हैं कि जब फर्म के पास कोई लॉस है, डेप्ट है, तो पार्टनर की निजी संपत्ति, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी वो तो एलएलपी में होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करते हैं। विविध देनदार 80,000 रुपये को 5% छूट पर वसूली की गई। अगेन डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया। डिसोल्यूशन पे हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है ईयर्स के प्रश्नों में। दोनों वर्षों में हमने 2 बार 3 बार बात करी है, तो वहाँ जाके देखिएगा। पहले 80,000 को एट 5% डिस्काउंट पे लाते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 76,000 इसका वैल्यू हो गया। क्या करना है? विविध देनदार हमारे लिए क्या है? सन्ड्री डेब्टर एसेट था, तो हमने क्या करा? बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा रियलाइजेशन में, उसको हम बेच रहे हैं। देखिए हमने बताया था कि रियलाइजेशन जब बनाएंगे, ये हमने रियलाइजेशन क्रिएट किया। रियलाइजेशन में हम एसेट को पहले क्या करते हैं? बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ ट्रांसफ़र किए, क्योंकि हम बंद कर रहे हैं व्यवसाय, सारी लायबिलिटी को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। फिर इस एसेट को जब हम सेल करते हैं तो इधर लिखते हैं। एसेट सेल करेंगे तो कहाँ लिखते हैं? इधर, बाई कैश या बैंक अकाउंट, जो भी एसेट सेल हुआ तो जोड़ के हम बाहर अमाउंट कर देते हैं। क्या है? सन्डी डेब्टर को वसूल हुआ, सन्डी डेब्टर से पैसा आया, संपत्ति है तो यहाँ लिखेंगे। तो वसूली खाते में क्रेडिट किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 76,000। चलिए, उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में क्या उपयोगी है? यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज आर। अच्छा चलिए अब इसको समझते हैं कि क्या है। पहले हम एवरेज कलेक्शन पीरियड समझते हैं क्या होता है। उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। क्या समझते हैं एक बार? एवरेज कलेक्शन, इसका आंसर एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा। क्यों होगा उस पर आते हैं। ये थोड़ा पेचीदा टर्म है, मैं फिर भी प्रयास करता हूँ कि आपको काफ़ी आसान करके आपको मैं समझा सकूँ। पहले तो इसका आंसर समझ गया कि उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में हमें क्या करना है कि कोई बिजनेस है उसको क्या करना है कि उसको कोई उधार दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, क्रेडिट पे सामान दे रहा है और उसका फिर कलेक्शन करना है। तो उसके लिए हम ऐसा कौन सी नीति बनाए, कौन सी नीति बनाए, तो उसी के लिए हम यहाँ समझ रहे हैं। हमें क्या पता चलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड से? एवरेज कलेक्शन पीरियड से ये पता चलता है कि जो डेप्टर है, जो हमने पैसा उधार माल बेचा वो डेप्टर बना, डेप्टर से हमें कितने दिनों में पैसा वसूल हो रहा है। अगर कोई हम जानना चाहें कि हमारे बिजनेस में हमारा पैसा कितने दिनों में वसूल किया, कितने दिनों में वसूल हो रहा है, तो उसका मेरे लिए हम क्या जानेंगे? उधार और संग्रह नीति जानेंगे। ये किस पे डिपेंडेंट है? एवरेज कलेक्शन पीरियड पे डिपेंडेंट है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि औसत संग्रह विधि, मतलब कि हम कितने समय में, औसत संग्रह अवधि मतलब कितने समय में हम अपने जो डेप्टर को हम पैसा दे रहे हैं उसको हम वसूल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बार बार हमारा पैसा घूमेगा। जैसे मान लो हमने राम को 1,000 का माल उधार बेच दिया, सेल किया था, राम हमारे लिए क्या हो गया? डेप्टर हो गया। अब ये पैसा राम के ही पास रह जाए तो फिर क्या होगा? ये पैसा हमारा पूंजी ब्लॉक हो गया। अब हम ये जैसे क्या कि 1 मंथ के अंदर राम से गए, वो पैसा लेके आए, फिर ये पैसा किसी और को उधार दिए,
फिर 1 महीने के अंदर वसूल कर लिए, फिर ये पैसा किसी और को उधार दिए, तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा? 1 मंथ। ये व्यवसाय के लिए अच्छा है। तो यही हम समझना चाह रहे हैं कि यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शंस पॉलिसीज, उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में हमारे लिए उपयोगी क्या है एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे, अब इसी को समझ रहे हैं, थोड़ा इस पे हम समय लेंगे। चलिए इसके लिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। पहले समझते हैं कि एवरेज कलेक्शन पीरियड है क्या। पेशेंस के साथ इसको समझिएगा। हम पहले क्या बात कर रहे हैं, इससे क्या पता चलेगा? पता चलता है कि हम जो उधार माल बेच रहे हैं, क्रेडिट सेल किए, क्रेडिट सेल से जो डेप्टर बना, और ये डेप्टर से जो है पैसा कितने दिनों में वसूल हो रहा है। कितने दिनों में वसूल हो रहा है। अगेन फिर से समझते हैं, शायद किसी को नहीं समझ में आया हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि जो हमने क्रेडिट सेल करा, उधार माल बेचा, उससे जो डेप्टर बना, उससे पैसा जो हम कितने दिनों में निकाल पा रहे हैं। किसी को हम पैसा बेच, उधार सामान दिए, उधार पैसा दिए, उसे फिर कितने दिनों में वापस ले लिए, यही पता चलता है हमें उस नीति के द्वारा, एवरेज कलेक्शन पीरियड के द्वारा हमें यही पता चलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पैसा जल्दी ले लेते हैं, जल्दी ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो पॉलिसी है, क्रेडिट पॉलिसी, वो अच्छी है। कोई भी बिजनेस में उधार माल बेचे, जल्दी जाके पैसा ले लिए, तो कृषि क्रेडिट पॉलिसी क्या हो गई, अच्छी हो गई। पैसा लेट से मिला, पैसा देरी से आता है, मतलब हमारी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी नहीं है, नॉट गुड। मतलब अगेन क्या मतलब हुआ इसका, कि हम इससे क्या चेक कर रहे हैं, इससे ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो कलेक्शन है इफिशियंट है या नहीं, इफिशियंट है या नहीं। अगर पैसा जल्दी आ जा रहा है तो हमारा कलेक्शन इफिशियंट है, पैसा देरी से आ रहा है तो हम कलेक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इफिशियंट नहीं है। मतलब अब क्या होता है कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, जब हम एवरेज कलेक्शन पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके कैलकुलेट करने का सूत्र है कि एवरेज डेप्टर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल टू 100, सॉरी इंटू 365, सॉरी 100 नहीं 365, 365 दिन होता है। तो 1 साल के आधार पे हम इसको, 1 साल के एवरेज पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। या एक और सूत्र के द्वारा हम इसको, ये डाटा नहीं रहता है तो एक और डाटा रहता है हमारे पास, 365 डिवाइडेड बाई डेप्टर टर्नओवर रेशियो, वही टर्नओवर रेशियो से भी हम इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकाल सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड ज़्यादा आया तो क्या होगा, और एवरेज कलेक्शन पीरियड कम आया तो क्या हुआ। अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड किसी व्यवसाय का कम है तो इसका मतलब है कि डेप्टर जो है जल्दी पैसा दे रहा है, जल्दी पेमेंट कर दे रहा है। जल्दी पेमेंट कर रहा है मतलब अगेन क्रेडिट पॉलिसी गुड, पॉलिसी क्या है, अच्छी है, बहुत अच्छा है। अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड ज़्यादा है मतलब पैसा जल्दी नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या हुआ, उस व्यवसाय की क्रेडिट पॉलिसी अच्छी नहीं है। अर्थात हम किसी भी व्यवसाय की क्रेडिट पॉलिसी, वही उधार और उधार और संग्रह नीति के मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड के आधार पर कर रहे हैं। कैसे किया, हमने इस पर बात की है, आपको समझाने का प्रयास किया है शॉर्ट में कि कैसे करते हैं। इस पे दोस्तों एक क्लास लगती है पूरी समझाने में, क्लासरूम में होते तो इस पर और चर्चा करते हैं हम कि इसमें क्या हो रहा है कि फर्म अपने डेप्टर से जो है औसतन कितने दिनों में पैसा वसूल कर पा रही है, बस हम यही जानना चाहते हैं। यानी कि जो हम पैसा उधार दे रहे हैं, उधार माल बेच रहे हैं, वो कितनी जल्दी हमारे पास पैसा आ रहा है या देरी से आता है।
देखते हैं कि पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। कहाँ दिखाते हैं कैपिटलाइज्ड को? कैपिटल नेचर का है, इस पे हम बात कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन में तो 7-8 क्वेश्चन तो जरूर ऐसे आएगा जो पिछले 2 वर्षों में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है उनसे। पूंजीगत प्रकृति का कोई भी प्राप्ति है तो वो क्या है? कैपिटल नेचर का है, यानी कि कैपिटल इनकम। वो भी कैपिटल नेचर का होता है, उसको हम पीएल में नहीं ले जाते, उसको पीएल में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम क्या ले जाते हैं? आयगत मदों को ले जाते हैं। जो कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल नेचर की जितनी भी प्राप्ति है उसको सीधे के सीधे हम कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट में ले जाते हैं। इस पर हमने बात करी हुई है, पिछले के वीडियोस देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा और ज़्यादा आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियाँ कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हमने अभी कहा कि उसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम जाता है। बैलेंस शीट में पीएल में, इसमें तो रेवेन्यू जाता है, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो पूंजीगत प्रकृति की जितनी भी प्राप्तियां हैं या पूंजीगत प्रकृति की जितनी भी भुगतान है उन सबको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कि हमारे लिए इनकम इनकम मैंने बोल दिया था क्या? नहीं, पूंजीगत प्राप्ति जरूरी नहीं है कि इनकम ही हो, इसको अभी रहने देते। चलिए नेक्स्ट। और देखिए ये आया सी को, इसमें इस पर भी हमने बात करी है। सी को 1/4 भाग देकर शेष ए बी बराबर अनुपात में बांटते हैं। नया लाभ अनुपात क्या होगा? एडमिशन का चैप्टर है। सी को हमने कितना दिया? 1/4 दिया। किसमें से दिया? पहले तो हमें यही नहीं पता है कितना है, तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं हमारा जो टोटल प्रॉफिट है कितना है? 1 है। 1 में से हमने कितना दे दिया? 1/4 दे दिया, -1/4। बचा हमारे पास कितना? 3/4। फटाफट का जोड़ घटाव कर लेंगे तो ये कितना बचेगा? 3/4। अब इसी 3/4 को प्रश्न कह रहा है कि सी को लाभ में 1/4 भाग देकर जो शेष बचा, 1 में से 1/4 दे दिए, जो शेष बचा ए और बी बराबर अनुपात में बांटते हैं। इसको क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड करेंगे। कौन डिवाइड करेगा? ए एंड बी। तो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा? ठीक है, अब ए और बी को इसमें से देते हैं आधा आधा। 3/4 का 1/2, फिर 3/4 का 1/2, कितना हुआ? 3/8 ए का हुआ, 3/8 बी का हुआ, तो सी का 1/4 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2/8। रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? 3/8:3/8:2/8। 3:3:2। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है? सी। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड लाभ हानि को एक 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 यानी कि इक्वली बांट रहे हैं। एक्स है, वाई है, जेड है, कितना है? 1/3, 1/3, 1/3। हम इसको 1:1:1 लिख सकते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया लाभ अनुपात कितना होगा? कितना हो जाएगा? एक एक जेड चला गया तो नया लाभ अनुपात कितना होगा? 1:1। यही होगा। चलिए नेक्स्ट जा रहे हैं। तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को डैश डैश भाग देने पर। लिक्विड रेशियो इज डिलीवर्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स। इस पे भी हमने बात की हुई है। लिक्विड रेशियो, इस पे भी हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है, या क्विक रेशियो, दोनों के साथ रखें। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो का सूत्र क्या है? क्विक एसेट या लिक्विड एसेट बाई करेंट लायबिलिटीज। एसेट में से हम क्या करते हैं? क्विक एसेट इक्वल टू क्या हो जाता है? सी ए माइनस स्टॉक। जो आपके पास करेंट एसेट है उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस।
ट्रेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्विक एसेट या लिक्विड एसेट भी इसको आप कह लीजिए, यहाँ पे फिलहाल इसको रख लेते हैं। ये सब है क्या, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक होता है इसके द्वारा। किसी भी फॉर्म का हम क्या करते हैं, इससे शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी चेक करते हैं। तो कैसे प्राप्त होता है, तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को किससे भाग देने पर, करेंट लायबिलिटी से। करेंट लायबिलिटी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो होगा नहीं, क्रेडिटर्स ओनली होगा नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स क्यों, करेंट लायबिलिटीज चाहिए पुरपाना और दिस होगा नहीं। कंपनी की मूर्त संपत्तियां 4 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाती है, ये तो आपको मैथ का क्वेश्चन है। 4 लाख से कितना बढ़ गया, 1 लाख बढ़ा, 1 लाख बढ़ के कितना हो गया, 5 लाख हो गया। तो ये इसका कितना परसेंट है, 25% है, 25 चौका 100। आपके मैथ का क्वेश्चन है, नहीं निकालने आया तो फिर कैसे कर सकते हैं एग्जाम में। तुलनात्मक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं, फिर अगेन क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दर्शाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। तो फिर इससे क्या मिलेगा हमको, हमें हमें क्या करना है, कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जितने वर्ष का गहरा होगा उतने वर्ष में हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया रहेगा, उससे हम क्या नहीं, उससे हम क्या दर्शाएंगे, एक संस्था की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति तो मिलेगा ही, एक संस्था शक्ति की उपार्जन स्थिति, हाँ उपार्जन स्थिति भी कह सकते हैं कुछ केस में। जैसे सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है कि 2 या ज़्यादा वर्षों का स्टेटमेंट, अभी मैंने कहा ज़्यादा वर्षों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी भी देखते हैं उसकी, कि इसकी अर्निंग कैपेसिटी का, जैसे कि एक है ए का, एक 2019 का आपको बैलेंस शीट मिल गया, फिर इसी ए का 2020 का बैलेंस शीट मिल गया, तो आप इसमें क्या तुलना कर पाएंगे कि उसका एसेट बढ़ा या कम हुआ, लायबिलिटी बढ़ी हुई या कम हुई, उसका लाभ हानि बढ़ा या कम हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एसेट से हम उसका देख रहे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, लायबिलिटी से हम देख रहे हैं उसका लोन बढ़ा या कम हुआ, उसकी जो है अर्निंग कैपेसिटी यानी कि उसका लाभ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इससे हम क्या क्या मेजर कर पा रहे हैं, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से संस्था की आर्थिक स्थिति देख पा रहे हैं और उसका उपार्जन स्थिति दोनों देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन हो जाएगा इसमें, सी। ऋण पत्र है, इस पे हमने बहुत बार बात की, ऋण पत्र क्या है, साख का प्रमाण पत्र है, क्रेडिट सर्टिफिकेट, लोन सर्टिफिकेट नहीं, इसको हम लोन सर्टिफिकेट नहीं मानते हैं, नहीं लोन सर्टिफिकेट ही मानेंगे इस प्रकार। कैसे, डिबेंचर हमारे लिए क्या है, डिबेंचर हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का लोन है। जब कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर उसके लिए क्या है, क्यों लोन है, क्योंकि उस पर वो डिबेंचर पे पेड करती है, और डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या होता है, लाभ पे प्रभाव होता है। डिबेंचर जो है लोन लेने का एक तरीका है, बाजार से हम डायरेक्ट लोन न लेकर उसको, फिर लोन लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रमाण पत्र देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं, लोन सर्टिफिकेट है। कौन सा हो जाएगा इसका, ए। एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या है, अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एंड क्या है, ऑप्शन में देखिए क्या है, इसे ही से डिसाइड करेंगे। नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं जो बोल सकता है खा सकता है, तो नेचुरल व्यक्ति तो है नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन है, हाँ कानून मान्यता देखती है। कंपनी क्या है, कंपनी किसे कहते हैं, इसकी ऊपर परिभाषा पे गौर करते हैं। कंपनी जो है कानून द्वारा निर्मित कृत है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्लासरूम रहता तो इस पर भी और चर्चा करते, बस हम हाँ ना कह के निकल रहा हूँ कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर इसकी क्या होती है, जिसका अपना कोई नाम होता है, जैसे रिलायंस लिमिटेड,
ये क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? LIC, SBI, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका अपना एक नाम होता है, जिसका अपना एक सील होता है, कॉमन सील होता है, मुहर जिसको बोलते हैं, जिसकी अपनी एक सार्व मुद्रा कहिए, सील कहिए, इसका कुछ राइट्स भी होता है, इसको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन से हमारा क्या मैच कर रहा है कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या है? कंपनी है, तो फर्म कैसे हो जाएगा? नन ऑफ दीज, कट जाएगा। हमारा बचा क्या इसमें? एक आर्टिफिशियल पर्सन। ये विवरण प्रदर्शित करते हैं अगेन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, क्वालिटिव इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। हाँ, सभी कर रहे हैं। मौद्रिक सूचना दे ही रहा है, बता ही रहा है कि उसके पास कितना पैसा है, उसका क्या है। गुणात्मक, ये भी दे ही रहा है हमें, क्योंकि जानकारी तो दे ही रहा है। उसका क्वांटिटी बता ही रहा है कि उसके पास फैक्ट्स बता ही रहा है, हम नोट्स डालते ही हैं। नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा है। नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन लाइक क्या हो गया? उसकी पॉलिसीज बता रहा है कि वो किस तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, किस वही पीरियड वाली उनकी उधार और संग्रह का अवधि कैसी है, उनकी उनकी पॉलिसीज कैसी है, ये सारा बता देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम इसमें से क्या रख लेंगे? हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी के साथ जाएंगे। 24 प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप ABC इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ABC एक फर्म में समान साझेदार हैं, इक्वली साझेदार हैं। व अवकाश ग्रहण कर रहा है। कौन? B जो है व्यवसाय छोड़ के जा रहा है। अ और स फर्म के लाभ को 5:4 के अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं। ओल्ड रेशियो ये हो गया। यो क्या है? 5:4। किसका न्यू रेशियो है? A और C का। में क्या निकालना है? प्राप्ति अनुपात। क्या है गेनिंग रेशियो का सूत्र? पे भी कितनी बार बात? गेनिंग रेशियो माने बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि यहाँ को 2:1 आपका आंसर आएगा। चलिए चलते हैं। साझेदारों का चालू खाता दिखाता है। हमने बात की हुई है चालू खाता किस केस में रखते हैं। साझेदारों की पूंजी रखने की दो विधि है, एक परिवर्तनशील, दूसरी स्थिर पूंजी विधि। परिवर्तनशील, इसमें एक खाता बनाते हैं सिर्फ कैपिटल अकाउंट, हम दो खाता बनाते हैं अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। खरीदारों का चालू खाता क्या दिखाता है? करेंट अकाउंट में क्या होता है, हम कैपिटल को इसमें नहीं दिखाते हैं। साझेदारों द्वारा लिए गए जितने लेन देन है कैपिटल के अलावा, इस स्थिर पूंजी विधि में हम कैपिटल यहाँ दिखाते हैं। बाकी इसका जो लेन देन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको यहाँ दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको यहाँ दिखाएंगे। सैलरी, इसको यहाँ दिखाएंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी आप पूंजी से ज़्यादा, आपने मान लो 1 लाख पूंजी लगाई है और पूंजी से ज़्यादा आप कभी निकाल लिए हैं, ड्राइंग ज़्यादा कर लिए, तो करेंट अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट सेल्स की जगह डेबिट सेल्स भी दिखाने लगता है। ये डेबिट बैलेंस भी दिखाता है, क्रेडिट बैलेंस भी दिखाता है। इस प्रकार क्या होगा, इसके आंसर में हम C के साथ करेंगे। में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? चलिए अभी एक बार अच्छे से बात करते हैं कि इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। ये ऐड करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पहले संचालन व्यय और गैर संचालन व्यय क्या होता है। संचालन व्यय क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो जो हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस को रन करने के लिए, इसको डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंस आएंगे, उसको चलाने से संबंधित व्यय। कौन सा व्यय?
सामान्य भाषा में कहें तो चलाने से जो व्यय है वो कौन सा व्यय है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो हम बिजनेस रन करने के लिए डे टू डे जो रन करने के लिए, जैसे रेंट। भाई जो वहाँ पे दुकान है उसका जब तक हम रेंट पेड नहीं करेंगे तो चलाएंगे इसको कैसे? तो रेंट हो गया। वेजेज, जो हमने स्टाफ रखा है या फिर कोई मजदूरी है सामान लगाने के लिए निकालने के लिए, ये पे करना ही पड़ेगा तभी हम बिजनेस रन कर पाएंगे। सैलरी, हमने कोई स्टाफ रखा हुआ है सामान बेचने के लिए, उनकी सैलरी नहीं देंगे, नहीं रखेंगे तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो ये सारा कहाँ आ रहा है? बिजनेस को रन करने से, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड ये सारे एक्सपेंसेज हैं। इसको हम कौन सा एक्सपेंस में कंसिडर कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। सेलिंग एक्सपेंस, विक्रय संबंधी व्यय, ये आगे आएगा तो सेलिंग एक्सपेंस पे चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। अभी हम बस ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे फोकस कर रहे हैं। ये सारा किससे, कौन सा व्यय है? ये सब बिजनेस का एक प्रकार से कहिए आप तो रेगुलर बेसिस का एक्सपेंस है। बिजनेस का क्या है? ये एक प्रकार से रेगुलर एक्सपेंस है, रेगुलर बेसिस पे है। मतलब इन व्ययों के बिना, जो ये व्यय है रेगुलर बेसिस का, जो इसके बिना हम बिजनेस का संचालन ही नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये एक्सपेंसेस को रोक देंगे तो बिजनेस भी क्या हो जाएगा हमारा? रुक जाएगा। इनके बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मतलब इन व्ययों के बिना बिजनेस का संचालन पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम कौन सा एक्सपेंस कंसीडर कर रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कि बिजनेस के मेन काम के लिए या फिर डेली डेली या मेन ऑपरेशन से ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो रिलेटेड होता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस हो जाता है जो मेन बिजनेस का जो मेन ऑपरेशन है उससे रिलेटेड नहीं है, उससे बाहर का है। जैसे सेल, सेल ऑफ एसेट। अरे भाई आपका मान लीजिए फर्नीचर है दुकान का, दुकान का फर्नीचर खराब हो गया, खटाल खराब हो गया है, अब इसको आप बेच रहे हैं तो ये बिजनेस का मेन मेन ऑपरेशन ये थोड़ी, आपका तो काम है माल बेचना, गुड्स बेचना, ये आपका मेन बिजनेस है नहीं। हाँ ये जब कर रहे हैं इस पर कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो ये सब हमारा कैसा काम आ गया? नॉन ऑपरेटिंग में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव में आएगा। बिजनेस का काम माल बेचना है, ना कि आपको ये इसका फर्नीचर बेच रहे हैं या फिर आप लैंड बेच दिए। बिजनेस का कहीं पे कोई लैंड था पड़ा हुआ है आप उसको बेच रहे हैं, तो ये आपका मेन ऑपरेशन नहीं है। मेन ऑपरेशन है आप गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं। मशीनरी, आप बिजनेस का मशीनरी ये बेच रहे हैं किसी कारण से खरीद, ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, इसको रेगुलर एक्टिविटी थोड़ी कंसीडर करेंगे। सारा क्या है? एक्सीडेंटल एक्टिविटीज है, इसीलिए इनको हम किस में कंसीडर करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। चलिए आइए अपने प्रश्न पे आते हैं पुनः। में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? देखते हैं। रेंट संचालन व्यय है? हाँ संचालन व्यय है, अभी हमने देखा। सेलिंग एक्सपेंसेस है, वेजेज है, इन सब एक्सपेंस के बिना तो हम चला ही नहीं सकते। और मशीन बेच दी है, मशीन के बेचने पे हानि हो गया है, तो भैया ये हानि ऑपरेटिंग का नहीं है। हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो माल बेच रहे हैं उसका ये लॉस नहीं है। ये तो लॉस है कि मशीन खराब हुई, उसको बेच दिए, 10,000 का मशीन खरीद के लाए थे, खराब हो जाने के कारण उसको 5,000 में बेच दी, तो ये 5,000 जो लॉस है ये बिजनेस का लॉस नहीं है। तो बिजनेस का तो लॉस है ही, ये ऑपरेटिंग का लॉस नहीं है। मतलब जो हमारा मेन बिजनेस है उसका लॉस ये नहीं है। तो गैर संचालन व्यय में कौन आ गया? मशीन के बेचने पर हानि। ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है, डिबेंचर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमने कितनी बार इस पे बात की हुई है, देखते हैं। डायरेक्टर शेयर्स इन ए कंपनी, नहीं भाई डायरेक्टर का शेयर थोड़ी कंपनी है, ये तो लोन है। ऋण पत्र हमने अभी बात करा है कि वो क्या है, ऋण पत्र एक लोन है। अच्छा फिर से एक बार अच्छे से आप, एक बार बहुत बार डिबेंचर आ रहा है इसीलिए एक बार इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले चल के अच्छे से क्लियर करते हैं इसको, डिबेंचर पे बात करते हैं। क्या है डिबेंचर? तो ये कंपनी जो है, जो भी कंपनी है उसके द्वारा लिया गया एक बोरोड कैपिटल है। बोरोड कैपिटल का मतलब क्या है, नहीं समझ में आया? लोन है एक तरह का।
मतलब कंपनी को पैसे की आवश्यकता है, तो पैसे की आवश्यकता है तो कंपनी क्या कर रही है, पैसा लेने के लिए कुछ अपना सर्टिफिकेट दे रही है। सर्टिफिकेट दी, उसके बदले में पैसा इसको मिला। और इस बोले कि ये जो सर्टिफिकेट तुमको दे रहे हैं, जो तुमसे पैसा ले रहे हैं, उस पे हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। और इस पे साथ में एक वादा भी करती है कि हमको चाहे लॉस हो कंपनी या प्रॉफिट हो, इससे मतलब नहीं है, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। तो ये हमारे लिए क्या होगा, डिबेंचर है। ऐसे डिबेंचर है ताकि उसको, क्योंकि उसको हमने एक सर्टिफिकेट दिया है जिसका हमने अभी नाम पढ़ा था कि लोन सर्टिफिकेट जिसको हम कह सकते हैं। डिबेंचर एक प्रकार का लोन सर्टिफिकेट है जिस पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेड करते हैं। कुछ और इसमें बात कर लेते हैं, क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है? बस वोटिंग राइट्स नहीं होता है। डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, ये एक्चुअल में कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं। ये हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, एक प्रकार का कर्ज है। चलिए आइए हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। पत्र प्रतिनिधित्व करता है कम डायरेक्टर्स शेयर इन अ कंपनी। नहीं, शेयर की तो बात ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर, नहीं ये भी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय कंपनी, हाँ ये लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमने बात की हुई डिबेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कंपनी लेती है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, जब इक्विटी शेयर होल्डर है तो वो कंपनी का तो ये ऑनर ही हो जाता है। डायरेक्टर क्या होता है, तो डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। कहते हैं कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है। हमने बात की थी कंपनी में सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में यही दायित्व अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। यहाँ पे कंपनी में लिमिटेड कहने का क्या तात्पर्य है, कि जितना का उन्होंने शेयर कैपिटल लिया है, शेयर धारण किया है, शेयर लेते हैं, उतनी ही तक उनकी जिम्मेवारी है, उतनी ही उनकी जवाबदेही है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या था, अभी हमने देखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर लॉस या डेप्ट हो जाता है तो इस पे वो अपनी निजी संपत्ति तक बेचनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं, उन्होंने जितना शेयर कैपिटल लिया है वहीं तक उसकी जिम्मेवारी है। पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे, जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस पे कोई अधिकार नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता है। जबकि यहाँ पे डेप्ट के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म में डेप्ट के लिए, लोन या लॉस के लिए इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जिम्मेदार हो सकती है। अब जैसे देखिए, कंपनी का, अगर कोई कंपनी डूब जाए, कोई कंपनी राम श्याम जो भी लिमिटेड हो, मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड, होगा नहीं फिर भी हम सपोज कर रहे हैं रिलायंस लिमिटेड, अगर ये रिलायंस नहीं चली, कोई भी राम लिमिटेड, अगर ये डूब जाती है, कंपनी क्या हुई, डेप्ट में चली गई। मैंने इसका 1,000 का शेयर खरीद के रखा हुआ है, तो मैं क्या हो गया, कंपनी का इक्विटी शेयर है मेरे पास, मैं कंपनी का ऑनर, मालिक ही तो होते हैं ना। मैं कंपनी का ऑनर, हम, मेरे पास शेयर कितने का है, 1,000 का। भैया अब जिसके, अब ये कंपनी डूब गई, अब इसके पास किसी का कर्ज है, जैसे मान लो SBI का कर्ज है। अब SBI मेरे पास आके कहे कि भैया तुम कंपनी के ओनर थे, तुम ये 1,000 रुपये, तुम कंपनी के ओनर थे, तुम मेरा कर्जा चुका। कर्जा कितने का है, 1,000 करोड़ का। क्या हम ये कर्ज चुकाएंगे? कंपनी के ओनर है भाई, चुकाना चाहिए। नहीं, कंपनी के ओनर हम हैं, तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे कि कंपनी का दायित्व जो क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा अभी, सीमित होता है। हम उनको कहेंगे भैया हमने 1,000 रुपया का शेयर लिया हुआ है, जिसमें से हमने 500 दे दिया हुआ है। SBI कहेंगे ले भैया ये 500 रुपया ले, और हमारा दायित्व खत्म। हमारा दायित्व कहाँ तक था, जितना हमने शेयर कैपिटल नहीं चुकाया था। अगर कोई अनपेड कॉल रह गया था
कितनी तक हम अनपेड कॉल तक हम जवाबदेह हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि कंपनी का दायित्व सीमित होता है। अगर क्लासरूम रहता है तो हम हर प्रश्न के साथ उदाहरण लेकर बात करते, एक दो उदाहरण लेकर, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है इसीलिए हम यहाँ पे इतने एग्जाम्पल्स के साथ नहीं जा रहे हैं। ये 29 में आते हैं, संपत्तियों का खाता है। हमने बात की है गोल्डन रूल में कि रियल गोल्डन रूल में हमने क्या बात की थी, 3 प्रकार का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये व्यक्ति से संबंधित है, ये एसेट से रिलेटेड है, ये प्रॉफिट गेन इन सब से रिलेटेड है। तो संपत्ति किससे रिलेटेड है, वास्तविक खाता रियल अकाउंट से रिलेटेड है। आप जाके पहले का वीडियो देखिएगा, वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि संपत्ति खाता है वास्तविक खाता। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है, फिर बेकार का क्वेश्चन, कौन सा अलाभकारी संस्थान, बिहार एकेडमिक काउंसिल, यही हो गया। बिहार एकेडमिक काउंसिल का क्या है, यह एक क्या है, एक प्रकार का एजुकेशन बोर्ड है। बिहार एकेडमिक काउंसिल क्या है, एजुकेशन बोर्ड है जिसका काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना, या एग्जाम कंडक्ट करवाती है। टाटा स्टील प्रॉफिटेबल है, एयर इंडिया प्रॉफिटेबल है, जेट एयरवेज प्रॉफिटेबल है, पब्लिक कंपनी है तीनों। आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। हम आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी जो है, लाइफ मेंबरशिप फी ये है क्या। लाइफ मेंबरशिप का नेचर जो है ये कैपिटल नेचर का है। क्यों कैपिटल नेचर का है, क्योंकि ये हमें आजीवन सदस्यता शुल्क कोई भी आदमी एक बार देता है। यह आवर्ती नेचर का नहीं है, गैर आवर्ती नेचर का है। आवर्ती नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर का है यह। और ये क्या है, लॉन्ग टर्म है। हो गया ना भाई कैपिटल नेचर का। ये अब इसको हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इस प्रश्न के हिसाब से जब ये प्रश्न आया है इसके अनुरूप अभी हम बात कर रहे हैं। इसके अनुरूप हम बात कर रहे हैं कि आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। अभी हम आ रहे हैं उस पर, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, हाँ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ रेवेन्यू रखते हैं। है कि अब लाइफ मेंबरशिप अगर कोई कैश में पे कर जाए तो क्या करेंगे हम, कैश में आएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो जाएगा ही। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रूल्स में बात की है कि कभी का भी कैश आए, कभी का भी कैश अगर ड्यूरिंग द पीरियड में जा रहा है, जब हम ये बना रहे हैं तो हम उसमें इसको कंसीडर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये एज्यूम करेंगे, समझिए ट्रेन है, ट्रेन जब चल, ट्रेन यहाँ स्टार्ट हुई, ये कोई स्टेशन है ए नाम का, ए से स्टार्ट चलना प्रारंभ कर ली। अब यहीं पे अगर इसी वर्ष में जब अगर ये लाइफ मेंबरशिप फी मिलेगा तो यहाँ तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन अब ये ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है, आगे चल चुकी है, तो फिर अब यहाँ पे बैलेंस शीट में ये शो कर रहा है लाइफ मेंबरशिप फी। इसका मतलब है कि ये जो पैसा है हमें बहुत पहले, जब ये ट्रेन जहाँ से खुली थी वही इसी साल हमें यहाँ से प्राप्त हो चुका है। बैलेंस शीट क्या है हमारा, बैलेंस शीट जो है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, और जहाँ से ट्रेन खुली ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। मतलब जब ये मिलेगा हम उसको उस साल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, जिस साल मिलेगा साल हमें यह प्राप्त होगा, साल यह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। लेकिन अंततः यह फिर कहाँ से, उसके बाद फिर कभी भी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको हम नहीं दिखाएंगे। प्रश्न क्या है कि इसको कहाँ दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है,
इसको हम बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं हमेशा। यह कहाँ शो करता है? बैलेंस शीट में। रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट में सिर्फ एक बार दिखाते हैं जिस वर्ष में यह प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का स्टेशन है। ये हमारा बैलेंस शीट इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो हम इस प्रश्न में किसके साथ जाएंगे? इस आंसर के साथ जाएंगे कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपको गाइड में मिलेगा ही दोनों। मैंने आपको इसका लॉजिक भी दे दिया है कि दोनों हम इसके साथ क्यों जाएंगे। 32 व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इस पर हमने कितनी बार बात की हुई है कि एनपीओ से रिलेटेड है, सरप्लस कहते हैं। एनपीओ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से था रिलेशन। वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है। किसके साथ बांटेंगे? प्रॉफिट, पुराने साझेदारों के साथ उनके प्रॉफिट रेशियो में। इस पे हमने कितनी बार बात की हुई है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य क्या कहलाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट पक्ष कौन सा होता है? लॉस या एक्सपेंस का पक्ष है। क्रेडिट पक्ष कौन सा पक्ष है? प्रॉफिट या गेन का पक्ष है। तो इस पर ये कम, नाम पक्ष कम, जमा पक्ष ज्यादा, इस पर इसका आधिक्य क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट पे। अब समय नहीं लगेगा, जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे लगभग हमने कर लिए हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, क्या है भाई? इस पे हमने कितनी बार बात की है। कैश से रिलेटेड है, कैश स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो है नहीं, पीएल है नहीं, ऑप्शन सही हो जा रहा है, नॉन ऑफ दी होगा नहीं, कैश से रिलेटेड है। जब अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। इस पे हमने कितनी बात की है कि फॉर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है। सबसे पहले जैसे हमने 10 रुपए का शेयर इशू किया, पार्ट में मान लीजिए 332, एप्लीकेशन पे मान लीजिए, अलॉटमेंट पे मान लीजिए, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मान लीजिए। ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, बाकी राम है वो 5, 3 3 6 2 8 ही रुपये ही हुआ, तो 8 ही कर लेते हैं। चलिए 8 का शेयर इशू किया था, इन्होंने 3 रुपये दिए, ये 5 रुपये नहीं दिए। तो हम जो फॉर फीचर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा राम ने जो पैसा दे दिया है ये 3 रुपया, 3 रुपये को ही हम क्या कर लिए? जब्त कर लिया। उनको कह दिया कि भाई अब तेरा ये 3 रुपया गया, डूब गया। इसको हमने क्या किया? इसको हमने जब्त कर लिया, इस 3 रुपये को। ये पैसा उन्होंने नहीं दिया था, हमने ये 3 रुपये जब्त कर लिया। यही क्या है? अंशों का हरण है। इसी को कहते हैं फॉरफीटेड ऑफ शेयर। फॉरफीटेड ऑफ शेयर। हम क्या करते हैं फिर, इसका लंबा प्रोसेस है, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इस पर बात की हुई है, नहीं तो फिर अब इसमें गए तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। जब्त अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को कहाँ हस्तांतरित करते हैं? तो इसको भाई कैपिटल लीजर में हस्तांतरित करते हैं। हमने इसका देखा हुआ है। ये जो 3 रुपये हमारे लिए क्या होता है? हमारे लिए कैपिटल रिजर्व होता है। कैपिटल से रिलेटेड है शेयर इशू से, तो ये कैपिटल रिजर्व हो गया। इसके लिए हम क्या एंट्री डालते हैं, इस पर भी हमने बात की हुई है। इस पे उस पर हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है कि री इशू का एंट्री क्या डालते हैं। शायद अगर नहीं करी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर हम अगला जब भी आएगा उससे रिलेटेड हम अच्छे से बात कर लेंगे। आप बस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 36। ये विवरण दर्शाता है भाई, कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, इसी वर्ष में आ गया। फाइनेंशियल पोजीशन दर्शाता है। ऋण पत्र पर ब्याज होता है, फिक्स होता है। हम पहले ही बात कर लेते हैं कि कितनी बार इस पर बात, फिक्स्ड रेट पे 5% डिवेंचर, 10% डिवेंचर पहले ही लिखा होता है, फिक्स रेट पे ब्याज मिलता है। साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है हमारे लिए? ऐच्छिक है, अनिवार्य तो है नहीं। पार्टनरशिप, इसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट कोई हमें बाउंड नहीं कर रहा। आपकी इच्छा है, बना रहे हैं तो आपने भविष्य में झगड़े नहीं होंगे, नहीं बनाते हैं तो जरूर है कि भविष्य में झगड़े होंगे। इसीलिए हमारे लिए क्या है? ऐच्छिक है। पार्शियली की बात ही नहीं है, ऐच्छिक ही है, कंपल्सरी नहीं है, नॉन पार्शियली कंपल्सरी भी नहीं है, ऐच्छिक है हमारे लिए, वॉलेंट्री है। तरल अनुपात को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। हमने बात की तरल अनुपात को हम किस नाम से जानते हैं?
क्विक रेशियो से अभी हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। ये आता किसके अंतर्गत है, तो हम इसको डाल सकते हैं कि तरलता के अंतर्गत आता है, करेंट रेशियो के अंतर्गत आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं 40 के बाद तरल अनुपात नहीं, चालू अनुपात, करेंट रेशियो सही कर लीजिएगा। आपका करेंट रेशियो दिया हुआ है, कितना है 1:2। लायबिलिटी दे दिया हुआ है, कितना है 25। आसान क्वेश्चन है। देखिए करेंट रेशियो बराबर क्या होता है, ये बटा CL। करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है 1:2। CA कितना है, करेंट करेंट एसेट पता नहीं है। करेंट लायबिलिटीज कितना है, क्या निकालना है, संपत्ति निकालनी है, करेंट एसेट निकालना है, चल संपत्ति नहीं चालू संपत्ति। क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू CA बटा 25,000। तो CA बराबर क्या हो जाएगा 20,000 बटे 2, 12,500। लीजिए 12,500 कहाँ है, ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो गया, आई थिंक यही प्रश्न सेम डाटा के साथ एक बार तो किसी न किसी वर्ष में रिपीट हुआ था। अब देख लीजिएगा किस वर्ष में ये रिपीट हुआ है। तो 41 का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी। कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है डायरेक्टर्स के लिए। डायरेक्टर्स के लिए क्यों भाई, डायरेक्टर ही तो निर्गमित करते हैं। प्रबंधकों के लिए, प्रबंधकों के लिए भी क्यों, यही सब तो डायरेक्टर्स ही तो मैनेजमेंट में होते हैं, यही सब तो निर्गमित करते हैं। नहीं, ऑडिटर्स के लिए नहीं, ऑडिटर्स के लिए भी नहीं। शेयर होल्डर्स देखने के लिए, हाँ शेयर होल्डर्स के साथ हम जाएंगे इस प्रश्न के, क्योंकि से हम कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट किसके लिए दे रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो हम पे भरोसा कर सकें, उनको पता चल सके कि इस वर्ष व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। रिपोर्ट में हम लोग देते क्या है, प्रश्न क्या था, वार्षिक रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट है, इसमें हम लोग जारी क्या क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग बैलेंस शीट जारी करते हैं, PL जारी करते हैं, और ऑडिटर रिपोर्ट कि ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में क्या क्या टिप्पणी की है, वही सभी हम जारी करते हैं। ये विवरणों के निर्वाचन में शामिल होता है। इस पे हमने कितनी बार बात की है, क्रिटिसिज्म होगा ही होगा, बताएगा कि कौन सा क्रिटिसिज्म भी होगा, एनालिसिस भी होगा, कंपेरिजन भी करेंगे पिछले वर्ष से या आगे के पिछले के कुछ वर्षों से, अपना उस पर निष्कर्ष भी बताएंगे कि क्या, उन पर कंक्लूजन भी देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ डी सभी। क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। चंदा क्या है हमारे लिए, NPO के लिए इनकम होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट है ये। मैच सब्सक्रिप्शन क्यों, मैच सब्सक्रिप्शन जो है, मैच सब्सक्रिप्शन ये क्या है, रेगुलर बेसिस पे हमें प्राप्त होता है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का दायित्व, सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, सुपर प्रॉफिट रिपीट क्वेश्चन है। दत्त चंदे को दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, एसेट है। जब ये एसेट बन जाता है तो एसेट को हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के। एसेट कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के दत्त चंदा एसेट साइड में। ख्याति संपत्ति है, इस पे भी हमने कितनी बार ख्याति बात की। ख्याति क्या है, एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन वैल्यू होता है। आय व्यय खाता सामान्यता दर्शाता है सरप्लस एंड डेफिसिट, इस पर भी कितनी बार हमने बात कर ली है। आप फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कितनी बार बात कर लिया है। सिर्फ कानूनी व्यय नहीं कहेंगे, बहुत लोग कानूनी व्यय लगा देंगे, नहीं, इसमें लीगल रियलाइजेशन एक्सपेंस में कुछ एक्सपेंस लीगल भी एक्सपेंस भी होता है, रजिस्ट्रार के पास जाना, ये सब स्टाम्प का खर्चा, ये सब
ये जो है लीगल एक्सपेंस भी है, लेकिन उन सबको मिलाकर हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, वसूली है। बिक्री 3 लाख है, टोटल सेल कितना है 3 लाख। प्रारंभिक देनदार, ओपनिंग डेप्टर 25,000, क्लोजिंग डेप्टर 36,000। कैश सेल क्या होगा, कितना आसान क्वेश्चन। मतलब अगर 2016 2025 में 2025 में 25,000 डेप्टर था, 2026 में ये 36,000 हो गया, मतलब हमने इस वर्ष कितना का क्रेडिट सेल किया, 11,000 का। टोटल सेल हमारा कितना था 3 लाख, इस 3 लाख में से अगर हम 11,000 माइनस कर देंगे जो उधार सेल है, तो आ गया कैश सेल 2,89,000 रुपये। समझ में आया? तो चलिए इसको सूत्र पे देख लेते हैं कैसे बनता है ये। हम क्या करेंगे, इसको पहले निकालेंगे। इसका सूत्र क्या है, एस प्लस क्रेडिट सेल इक्वल टू टोटल सेल होता है, जो कितना है 3 लाख दिया हुआ है। हमने क्या करना है कि क्या निकालना है कि सिर्फ कैश का इसमें से ढूंढना है, हमने इसमें से सिर्फ कैश को ढूंढना है। पहले से उधार हमने कितना लगा रखा था 25,000 का, इस वर्ष हमने चेक किया तो वो उधार बढ़ के हो गया था 36,000। मतलब क्या था कि इस साल जो पहले साल पिछले वर्ष 25,000 था, इस बार बढ़ के 36,000 हो गया, मतलब 11,000 का जो उधार जो है क्रेडिट सेल हमने इस ईयर किया है। ये जो 3 लाख में जो है क्रेडिट सेल कितना है 11,000, तो वो 11,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 289। के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस खाते में किधर ट्रांसफर करते हैं, हमने इस पर कितनी बार क्या बात की। ट्रांसफर हम एसेट को इधर करते हैं, एसेट का सेल हम यहाँ दिखाते हैं, एसेट से वसूली यहाँ दिखाते हैं, एसेट का ट्रांसफर इधर करते हैं, तो किधर करते हैं डेबिट पक्ष में। पहले का वीडियो देखिएगा उसमें है ये। निम्न में से वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है, कैश को तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि कैश सारा संपत्ति बेच के कैश में ही तो लाना है। लाभ हानि खाते को शेष को नहीं, ये तो पार्टनर डिवाइड कर लेते हैं। संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को हाँ ये जाता है, रिजर्व तो जाता नहीं है, हमने इस पर बात की हुई है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, इनमें से सभी से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। इनमें से कौन सा एक गैर रोकड़ मद नहीं है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिएगा कौन सा नहीं है, तो गैर रोकड़ मद नहीं है जिसमें रोकड़ नहीं है, तो इसमें तो रोकड़ लगा ही हुआ है, मतलब यही है कि गैर रोकड़ मद नहीं है। ख्याति का अपलेखन, इसमें से कैश जाता नहीं हमारे पास। डेप्रिसिएशन में भी कैश नहीं जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्टर्स के लिए भी तो पहले ही चला गया, हमारे पास से कैश नहीं जा रहा है। गैर रोकड़ मद का मतलब है कि कैश का ना तो इनफ्लो हो ना आउटफ्लो, उसी को हम क्या कहते हैं गैर रोकड़ मद कहते हैं। आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, किसी निश्चित अवधि का लाभ हानि बताता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि, हमने कितनी बार बात की है, डिवेंचर कैपिटल नेचर का है, इसका प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, इसका लॉस कैपिटल लॉस कैपिटल नेचर का है, तो हानि क्या हो जाएगा कैपिटल। फर्म के विघटन पर संपत्तियों के विक्रय मूल्य को लिखा जाता है। संपत्ति का विक्रय मूल्य अभी हमने देखा था, इसको कहाँ लिखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। एसेट का ट्रांसफर यहाँ लिखते हैं, इसका सेल, इसका वसूली क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेनदार 8,000 रुपये का 5,000 रुपये का भुगतान 5% पे भुगतान किए, 8,000 का है, 5% डिस्काउंट कितना हो गया 7,600 रुपये के दायित्व का भुगतान किया गया होगा। दायित्व का ट्रांसफर क्रेडिट साइड में, इसका भुगतान डेबिट साइड में। तो वसूली खाते के डेबिट किया जाएगा कितना से
7,600 रुपये से। नेक्स्ट, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण कहाँ करते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते में करते हैं। इस पर भी हमने बात की हुई है। वसूली खाते में इसको हम नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं अभी बात की हुई है। बैंक खाते में ये कैश तो है नहीं, ये रिजर्व है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। इस पर हमने बात की हुई है। क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न है ये, नए साझेदारों के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है? अब जब कोई न्यू पार्टनर आता है फॉर्म में, तो वो क्या लेकर आता है? कैपिटल लेकर आता है। उससे हम एक और चीज़ का डिमांड करते हैं, गुडविल का, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। कैपिटल वो या तो कैश में भी ला सकता है या फिर काइंड में भी ला सकता है, क्या दे दे या फिर सामान दे दे। जब आता है फॉर्म में तो इससे क्या क्या होता है? नया पार्टनर आएगा तो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, रीस्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि नए फॉर्म, नए साझेदार के आने से करेंट लायबिलिटीज बढ़ता है क्या? लायबिलिटीज तो नहीं बढ़ रहा है। फिक्स लायबिलिटीज ये भी नहीं बढ़ रहा है। क्या प्रश्न क्या है कि क्या बढ़ जाता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने बहुत जगह देखा कि ये, मैंने ये इनका आंसर शीट भी चेक किया था बिहार का, कि उन्होंने दिया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है। फिर कैसे बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अगर वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, ए और बी इसमें से 2 लोग ले रहे थे, अगर अब सी नया पार्टनर आ गया, अब तो ये सी 3 लोग ले, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? जो ए और बी 50-50 लेते अब 3 ले रहे हैं, ये तो कम हो रहा है। तो कैसे हम मान लें कि इसको, हाँ ये ऐसे देख सकते हैं कि 2 लोग था, 2 एक में बांट रहा है या एक में बांट रहा है, अब 2 एक में बांटेंगे, 3 जगह बटेगा। ऐसे लिए डाटा वाइज काउंट करें कि 1 पर्सन था, अब दो दो था, अब 3 हो गया, तो कह सकते हैं कि ये बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ क्या रहा है? कैपिटल, अगर ऑप्शन में रहता है कैपिटल बढ़ रहा है तो हम कैपिटल के साथ जाते हैं। ऑप्शन में रहता है कि उनकी साझेदारी पुनर्गठित हो रही है तो हम उसके साथ जाते हैं। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, आप किसी भी बुक में नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा है अभी तक कि नए साझेदारों के प्रवेश करने पर उनका लाभ हानि अनुपात बढ़ जाता है। पता नहीं उन्होंने कहाँ से ये आंसर दिया था, क्या सोच के ये आंसर दिया। मैं इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कहीं भी अगर मुझे आप किसी बुक में लिखा हुआ किसी भी राइटर का दिखाएं कि नए साझेदार का प्रवेश करने से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, तो बिल्कुल से मैं तो इस प्रश्न में आंसर डी के साथ जाऊँगा। होता है, फिर कल हम आपसे मिलेंगे नए 2021 के प्रश्नों के साथ। चलिए धन्यवाद। आपको मैं एक बात बता दूं कि हम बहुत जल्द जो है यूईटी के लिए जो है हम बहुत जल्द, आपने बहुत बच्चे, अभी आपका लास्ट एग्ज़ाम चल रहा है, फॉर्म डाला होगा आपने सीयूटी के लिए, इसको लेकर रिगार्डिंग हम बहुत मिनिमम फीस के साथ, एकदम मिनिमम फीस के साथ हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। उसको, इसके लेकर रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा क्या होगा, एकदम मिनिमम फीस के साथ और बहुत अच्छे से डिजाइन कोर्स के साथ है। डिजाइन कोर्सेज के साथ इसको, कि सीयूटी में आप कैसे पास करें, उसमें हम आपको, आपकी कैसे हम अच्छे से हेल्प कर पाएँ, उसी को लेकर रिगार्डिंग में है। चलिए उसको लेकर मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। चलिए आप आज के लिए, चलिए इतना ही, धन्यवाद।